नमस्कार। पूज्य गौरंगा जी ने ये मुझे अवसर दिया यहाँ आने का। मैं मेरठ की धरती से आया हूँ, जो रावण की ससुराल भी है और गंगा यमुना का दोआब है, जहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र है। जो पर्दे के राम हैं अरुण गोविल जी, वो भी वहीं से हैं। इस बार वो सांसद भी बन गए। मैं गौरंगा दास जी से करीब 2 महीने पहले ही मिला और मुझे अवसर मिला गोवर्धन इको विलेज को देखने का। यूँ तो दुनिया के बहुत सारे देश घूमे हैं, उनके काम देखे हैं, लेकिन गोवर्धन इको विलेज में जो काम हुआ है वो ऐसा काम है, वो अगर इम्प्लीमेंट होता है देश में अलग अलग गाँवों में तो उससे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आप सोच नहीं सकते कि प्लास्टिक से वहाँ डीजल भी बनाया जा रहा है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो वहाँ जाकर के जब देखते हैं कि कैसे चीज़ों को बदला जा सकता है, वो एक बड़ा विचार है और उसको इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। ऐसा काम वास्तव में विरले ही लोग कर पाते हैं। मैं बधाई दूंगा उस पूरी टीम को जो इस काम में लगी है और उसको आगे बढ़ा रही है, और मैं चाहूँगा कि उसको आगे बढ़ाएं, उसमें हम भी काफ़ी सहयोग करें। मैं बेसिकली नदियों पे काम करता हूँ और 2001 में मैंने 12वीं पास करने के बाद इस काम में मैं लगा था। लगभग 22 वर्ष हो गए, 22-23 वर्ष। तो हमारे देश का जो सिनेरियो है नदियों का, वो हिमालयन रिवर्स और पेरिनियल रिवर्स, जो प्रायद्वीप की नदियाँ उनमें बटा हुआ है। वैसे तो हम नदियों का देश हैं, गंगा जैसी प्राचीन और पवित्र नदी भी हमारे यहाँ है, लेकिन अगर वास्तव में देखें तो हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। छोटी नदियाँ लगभग समाप्त हैं। बड़ी नदियों में अतिक्रमण, पोल्यूशन और पानी की कमी ये लगातार हो रही है। तो जो मिशन लाइफ है वो हमें यही सीख देता है कि कैसे हम नदियों के साथ व्यवहार करें। आपके यहाँ मीठी नदी है मुंबई में, और उसका जिक्र केवल बरसात में आता है कि जब वो ओवरफ्लो होती है कि सारा पानी सड़क पे आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मुंबई वासी उसकी चिंता करते होंगे कि ये साफ़ भी होनी चाहिए, या सरकार उस तरह से चिंता करती होगी, लेकिन हमको करनी चाहिए क्योंकि नदियां हैं तो हम हैं। अब देखो, दजला फरात से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता या मेसोपोटामिया, जितनी भी सभ्यताएं हैं, सब नदियों किनारे बसी पली बड़ी विकसित हुई। आज उन्हीं नदियों के किनारे से लोग उजड़ रहे हैं। तो ये नदियों का मरना एक तरीके से समाज की दुर्दशा है। आप नदी के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि नदी के साथ जो विकार आ रहे हैं वही हमारे समाज में भी विकार आ रहे हैं। तो जैसे जैसे नदियाँ हमारी स्वच्छ थीं, साफ थीं, वो विकार हमारे पास में नहीं थे। तो नदियाँ हैं तो हम उनको, अपने जीवन को साफ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। गंगा अकेली करीब भारत का 44% जो एरिया है उसको सींचती है, पोंछती है, उसको पालती है, उसका जो बेसिन है। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास पूरे देश में अलग अलग हो रहे हैं। हमने कुछ नदियों को रिवाइव किया है वेस्टर्न यूपी में। करीब 40 से 50 नदियों पे अभी भी काम हम कर रहे हैं अपने मॉडल्स के आधार पे। तो हम एक प्रयास करें कि कैसे देश में सभी जो काम हो रहे हैं वो एक साथ हों। जैसे गोवर्धन इको विलेज में वर्षा संरक्षण का काम हो रहा है, जल संरक्षण का, या वहाँ नदी का काम हो रहा है, या गुजरात में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। तो सारे लोग एक साथ मिलकर के कैसे उसको आगे बढ़ाएं, तो इस प्रयास में हम हैं। इसी के लिए भारतीय नदी परिषद का गठन किया है। अभी रामा जी वहाँ दिल्ली भी आई थी उस आयोजन में, गौरंगा दास जी भी आए थे। तो ये प्रयास ऐसा है कि इसमें साधु संत, समाज के लोग और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संगठन हैं, सब एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो समाज का काम सरकार तक नहीं पहुंच पाता है, या जो सरकार की योजनाएं समाज तक नहीं आ पाती हैं नदियों संबंधित, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। अब सबके पास इतना समय नहीं है कि वो नदी के पास जाकर के काम करे।
कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं अगर वो उसको एक फ़ोन ही कर दे कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी एक प्रोत्साहन है। लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, उल्टा इसमें लग जाते हैं, अच्छा इसमें ये लगा हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ ये कमाई हो रही होगी, कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा होगा। तो समाज को वैचारिक रूप से भी उनके साथ जुड़ना होगा। कोई ज़रूरी नहीं कोई पैसा लगाए, कोई वहाँ फिजिकल जा कर के काम करे। तो अगर यही कह दे कुछ ना करें, कम से कम उनकी निंदा ना करें। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनकी निंदा ना करें। ये सोच के ना करें जब उनकी कोई निंदा कर ही नहीं रहा तो तुम क्यों कर रहे हो। और अगर किसी की कोई निंदा कर ही रहा है तो जब सभी कर रहे हो तो तुम क्यों कर रहे हो। तो कम से कम न्यूट्रल रह लो। तो अब इस काम को करें क्यों, इसमें जुड़ें क्यों? क्योंकि इस्कॉन भगवान कृष्ण के विचार को आगे बढ़ाने वाला संगठन है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। उसमें 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 20 हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर पूरा नहीं होता। तो ये ज्ञान वो अर्जुन को दे रहे हैं जब कुरुक्षेत्र में। तो 3 उसके स्वभाव भी हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है, एक बीच वाला स्वभाव है। बीच वाला स्वभाव ऐसा है जैसे उसको ज्ञान तो है, जैसे पितामह भीष्म सक्षम भी हैं, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था लेकिन नहीं बोले, एक प्रण से बंधे रहे, तो वो तीसरा स्वभाव है। तो 23 मिलाकर के हो गए, लेकिन फिर भी शरीर पूरा नहीं होता है। शरीर पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर चेतना जब तक ना आए। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो लेकिन चेतना उनके अंदर थी, जड़ी बूटी लाए और वो चेतना वापस आ गई। तो चेतना ही हमारी, जब चेतना आ जाती है तो शरीर पूरा हो जाता है। वो चेतना ही हमारे प्राण हैं। वो चेतना जो है, ये मैं कृष्ण जी वाली बात आपको बता रहा हूँ, मेरा ये ज्ञान नहीं है। तो जो जब ब्रह्म विद्या के प्रथम अध्याय का वो जिक्र फिर करते हैं कि आत्मा जब तक जीवन मरण के चक्र में रहती है जब तक वो शुद्ध ना हो जाए, तो चेतना जब तक मरती रहेगी, जीवित होती रहेगी, जब तक वो शुद्ध ना हो जाए। वो जब शुद्ध हो जाती है तो परमात्मा बन जाती है। वो परमात्मा भगवान है और वो परमात्मा ही प्रकृति है, परमात्मा ही शिव है। तो प्रकृति का काम हमको ये मान के करना चाहिए कि ये प्रकृति ही परमात्मा है, यही हमारी आत्मा है, यही परमात्मा है, और प्रकृति से ही हम हैं। आप चारों तरफ उठा करके देख लीजिए, जिस तरह नदियाँ बह रही हैं, हमारे शरीर में अगर देखें जो नसें हैं उनमें अगर ब्लड पोल्यूटेड बहेगा या टीएलसी हमारी बढ़ जाती है तो एकदम से अगर 25,000 30,000 होगी तो कैंसर डिक्लेयर कर देते हैं डॉक्टर। तो नदियाँ तो आईसीयू में हैं, तो उनका तो ब्लड बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है, तो क्या वेंटिलेटर पे ही जाने का इंतज़ार है सबको? तो थोड़ा कष्ट करिए, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने सहयोग से इन नदियों को बचाएं। और ये नदियाँ बचेंगी तो हम बचेंगे, ये इस तरह के होल बचेंगे, लाइट बचेगी, वरना ये सब बेकार है। ये कुछ दिन का है, बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है। अगर ऐसे ही सब चलता रहा, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास मुंबई के पास अपना ग्राउंड वाटर अगर आपकी लेक्स में इकट्ठा ना हो, दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है पीने के लिए, यूपी और हरियाणा से आता है। तो इन चीज़ों पे हमको चिंतन करना चाहिए। हम इस पे कुछ काम कर रहे हैं। हम जहाँ सहयोग होता है लोगों का सहयोग करते हैं, साथ मिलकर काम करने का प्रयास करते हैं। और बस एक, मैं ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा, 2 मिनट और मैं लेता हूँ आपकी। काम क्यों करना चाहिए? एक महाभारत का जिक्र है कि जब पांडवों को वनवास हुआ तो 1 वर्ष का ज्ञातवास भी उनको हुआ था। तो वनवास में तो पता था उनको, शकुनी को, कि कहाँ हैं, घूम रहे थे वनों में। लेकिन अज्ञातवास में वो राजा विराट के यहाँ जाकर के शरण ले लेते हैं 5 लोग, और वो अपना भेष अलग अलग बना लेते हैं। कोई रसोइया बन जाता है, कोई घोड़े उनको पालता है, कोई नृत्य करता है। तो फिर जो कौरव थे उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। 11 महीने बीत गए तो एक चर्चा शुरू हुई, उनको ढूंढो यार, अगर वो वापस आ गए तो सारा राजपाट ले लेंगे, और अगर मिल गए तो दोबारा से उनको अज्ञातवास में, वनवास में जाना पड़ेगा। ये शर्त थी। अब शकुनी दुर्योधन से कहते हैं कि भाई देखो यार, किस राज्य की समृद्धि बढ़ी है पिछले 10-11 महीने में। वो नज़र दौड़ाई, बोले यार
दक्षिण का राज्य है राजा विराट का, उसने भी कुछ राज्यों के साथ नई संधियां की हैं। बोले तो आम बात है, कोई भी कर सकता है, तो एक राजा का दायित्व है। कुछ और बताओ। तो अपने उन्होंने जासूस लगाए और पता चला कि राजा विराट ने पिछले महीने 100 नए जलाशय बनाने का आदेश दिया है। तो बोला वहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब आदमी के पास समृद्धि आती थी राजा के पास, तो पानी का काम करता था, और जब लोग पानी का काम करते थे उनके पास खुद समृद्धि आती थी। तो पानी का काम नारायण का काम है, और इस तरह से वो वहाँ तक पहुँचे थे। कभी आप उसको डीप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी कि किस तरह कौरव ने उनका पता लगाया। तो मेरा मानना ये है कि आप प्रभु का काम करना चाहते हैं, पूजा एक अलग चीज़ है। आप सुबह पूजा करते हैं, शाम को करते हैं, लेकिन जो प्रभु का काम है असली, वो प्रकृति का संरक्षण, पानी का संरक्षण, ये उसके असली काम है। अगर हम प्रकृति को ही प्रभु मान रहे हैं, अगर नहीं मान रहे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आपने कुछ समय निकाल करके जो लोग काम कर रहे हैं उनको सहयोग करिए। जा नहीं सकते हैं, फ़ोन कर दीजिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, उससे भी उसको प्रोत्साहन मिलेगा। कम से कम उसके घर वाले उसको नहीं डांटेंगे कि तू किस काम में लगा हुआ है। तो उसके घर वालों को मना लीजिए, क्योंकि हमने भी इसको झेला है। क्योंकि 12वीं पास करने के बाद कोई बच्चा अगर कहे मैं तो समाज के काम में लगूंगा, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का माहौल क्रिएट होता होगा या हुआ होगा। तो कठिन होता है, कठिन हर काम है। आपकी जॉब भी कठिन है, बिजनेस भी कठिन है। कभी जीएसटी वालों ने पकड़ लिया, कभी छापा डल गया, कभी और बहुत सारी चीज़ें। तो कठिन तो सब काम है, लेकिन इस काम को करने का अपना आनंद है। और आप देखेंगे जब इस काम में आप जुटेंगे तो आपके अंदर से एक शांति पैदा होगी, और आपको लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। वो जैसे भी राज्यपाल महोदय कह रहे थे कि हम इसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं हैं। तो ट्रस्टी जैसा व्यवहार ही आपको हमें करना चाहिए। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया और आपने ध्यानपूर्वक सुना। कभी आएँ मेरठ, आपका सबका स्वागत है। बहुत बहुत आभार।